राठौड़ मैंशन का विशाल हॉल, जो कुछ पलों पहले सांची की बनाई अजीब लेकिन प्यार भरी ड्रिंक और हल्की बातचीत से जीवंत हो रहा था, अब एकदम बर्फीले सन्नाटे में डूब गया था। वो गर्माहट, वो अपनापन, जो हफ्तों की कोशिशों के बाद आया था, एक झटके में गायब हो गया। सांची अभी भी वहीं झुकी हुई थी जहां उसने ट्रे रखी थी, लेकिन अब उसकी कलाई आर्यमन की मुट्ठी में कैद थी। आर्यमन ने उसे ऐसे जकड़ रखा था जैसे वो जवाब निचोड़ लेना चाहता हो। उसका सवाल, तुमने क्यों नहीं पूछा कि मुझे चोट कैसे लगी, हवा में गूंज रहा था, लेकिन जवाब की जगह सिर्फ एक घुटने वाली खामोशी थी। सांची की आंखें आर्यमन की आंखों में जमी हुई थीं, लेकिन वो आर्यमन की आंखों में क्या देख रही थी? सवाल नहीं, वहां एक दीवानापन था, एक ऐसा जिद जो जवाब के अलावा कुछ और स्वीकार नहीं करेगा। आर्यमन सांची के मन को पढ़ना चाहता था। क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ता, या ये चुप्पी किसी गहरे राज का पर्दा है? उसे वो वजह जाननी थी। आर्यमन का धैर्य जवाब दे गया। उसकी पकड़ सांची की नाजुक कलाई पर और कस गई। सांची के चेहरे पर दर्द की एक लकीर खिंच गई। उसकी सांस अटक गई। आर्यमन की उंगलियां उसकी त्वचा में धंस रही थीं, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि दर्द हो रहा है ये भी नहीं बोल पाई। आर्यमन ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। सांची, जो इस आकस्मिक बल के लिए तैयार नहीं थी, लड़खड़ा गई। उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे सोफे पर जा गिरी जहां आर्यमन बैठा था। वो उसके ठीक बगल में थी, इतना करीब कि उसकी गर्म और क्रोधित सांसें उसकी गाल को जला रही थीं। अब आर्यमन उस पर हावी हो रहा था। उसका शरीर सांची की ओर झुका हुआ था, एक शिकारी की तरह। उसकी आंखों में अंधेरा छा रहा था। जवाब दो सांची, मैं तुम्हारी चुप्पी से थक चुका हूं। अगर तुम्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं तो ये दिखावा क्यों, ये ड्रिंक, ये देखभाल, सब नाटक क्यों? सांची का गला एकदम चोक हो गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, बताना चाहती थी कि उसे डर लगता है खून खराबे की बातों से। बताना चाहती थी कि उसकी चुप्पी का कारण बेरुखी नहीं, बल्कि उसका अपना पुराना डर था। लेकिन आर्यमन का ये रूप देखकर उसकी आवाज़ ही मर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, जो पलकों के किनारों पर अटक कर रह गए। आर्यमन अब भी अपने गुस्से में अंधा हो रहा था। उसका हाथ अभी भी सांची की कलाई पर था, जो अब दर्द से सुन्न पड़ने लगी थी। वो सांची के चेहरे पर जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिर्फ डर और आंसू दिख रहे थे, जिन्हें उसका गुस्सा कमजोरी समझ रहा था। तभी सांची के होंठ खुले और एकदम दम घोंटती हुई सिसकी बाहर निकली। आह! उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन सन्नाटे में वो किसी बम की तरह फटी। उसने अपनी कलाई को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। उस एक सिसकी ने आर्यमन को जैसे नींद से जगा दिया। उसके कानों में सांची की आवाज़ गूंजी, न जवाब की, बल्कि दर्द की। उसकी नज़रें सांची के चेहरे से फिसलकर नीचे आईं, अपने ही हाथ पर जो सांची की पतली कलाई को लोहे की तरह जकड़े हुए था। सांची की गोरी त्वचा पर उसकी उंगलियों के निशान लाल पड़ चुके थे। वो अपनी कलाई को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थीं। आर्यमन का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। मैंने क्या किया? उसके गुस्से का नशा एक सेकंड में उतर गया। उसकी जगह घोर पछतावे और चिंता ने ले ली। जिस हाथ से उसने सांची को तकलीफ दी थी, उसे देखकर उसे खुद से घिन आने लगी। उसने झटके से अपनी पकड़ ढीली की और हाथ हटा लिया, जैसे उसका हाथ जल गया हो। सांची ने तुरंत अपनी कलाई खींची और उसे अपनी छाती से लगा लिया। वो उसे अपने दूसरे हाथ से सहलाने लगी, सिसकियां दबाते हुए। उसके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे। आर्यमन ने देखा, उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि बेबसी से। उसने अभी अभी अपने ही हाथों से उस नाजुक रिश्ते को चोट पहुंचा दी थी, जिसे वो महीनों से संजो रहा था। जिस सांची को वो दुनिया के हर दर्द से बचाना चाहता था, उसे उसने खुद दर्द दे दिया था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा चीख रहा था। आर्यमन कुछ बोलना चाहता था, सॉरी कहना चाहता था, हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि अब उसे सांची को छूने का कोई हक नहीं है। सांची वहां एक पल भी नहीं रुकी। वो सोफे से उठी और लड़खड़ाते कदमों से वहां से भागी। उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं। वो नहीं चाहती थी कि आर्यमन उसके और आंसू देखे। वो सीधे सीढ़ियों की तरफ दौड़ी और अपने कमरे में गायब हो गई। दरवाजे के बंद होने की धड़ाम आवाज़ ने आर्यमन के दिल पर हथौड़ा मारा। हॉल में आर्यमन अकेला रह गया। सामने टेबल पर वो खाली जूस का गिलास पड़ा था, जो सांची ने इतने प्यार से बनाया था। आर्यमन उसे घूरता रहा।
उसे उस गिलास को उठाने और दीवार पर दे मारने की इच्छा हुई। वो अपनी गलती पर चिल्लाना चाहता था। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसका कंट्रोल हमेशा उसका हथियार था, लेकिन सांची के मामले में वही हथियार उसे काट रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को टेबल पर मारने के लिए उठाया, लेकिन फिर रोक लिया। उसे याद आया कि पिछली बार कांच टूटते देख सांची कैसे डर गई थी। वो अब और डर पैदा नहीं करना चाहता था। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, ताकि वो फिर से वही ठंडा और संयमित आर्यमन बन सके। लेकिन उसके सीने में आग अभी भी धधक रही थी। तभी सोफे के पास पड़े उसके फ़ोन की घंटी बजी। सन्नाटे में वो आवाज़ बेहद कर्कश लगी। आर्यमन ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर विक्रांत का नाम था। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन फ़ोन कान पर लगाने से पहले ही उसकी आंखों में गुस्सा लौट आया। हाँ, बोलो। उसकी आवाज़ इतनी रूखी थी कि उधर बैठे विक्रांत की रीढ़ में सहरन दौड़ गई। विक्रांत की आवाज़ सतर्क थी। बॉस, हमने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थीं, जैसा आपने कहा था। लेकिन मिस्टर पन्ना, विक्रांत थोड़ा हिचकिचाया। मिस्टर पन्ना सुनने को तैयार नहीं है। वो अभी अभी ऑफिस आए हैं। वो जिद कर रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। वो कह रहे हैं कि डील आज ही साइन होनी चाहिए, वरना वो पीछे हट जाएंगे। आर्यमन का पारा, जो थोड़ा शांत हुआ था, फिर चढ़ गया। ये दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी। अभी वो अपने घर के अंदर की जंग लड़ रहा था और बाहर के भेड़िए दरवाज़ा पीट रहे थे। आर्यमन चिल्लाया, मिस्टर पन्ना को बोलो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, और अगर उन्हें इतनी जल्दी है तो वो अपना ये डील का कागज़ फाड़कर फेंक दे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी के अभी उन्हें ऑफिस से बाहर निकालो। वो फ़ोन पटकने ही वाला था कि उसे एक ख्याल आया। ये बिजनेस है। गुस्से में लाखों का नुकसान करना समझदारी नहीं। उसने फ़ोन वापस कान पर लगाया। उसने खुद को थोड़ा शांत किया और एक खतरनाक ठंडे स्वर में कहा, रुको, फ़ोन उन्हें दो, मैं खुद बात करता हूँ। उधर ऑफिस में विक्रांत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो आर्यमन के गुस्से को जानता था। अगर बॉस ने अभी पन्ना से बात की तो शायद बात इतनी बिगड़ जाएगी कि पन्ना ग्रुप हमेशा के लिए दुश्मन बन जाए। विक्रांत ने स्थिति को भांपा। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ गया हूँ, मैं संभाल लूँगा। विक्रांत को आर्यमन की आवाज़ में छिपी उस गहरी परेशानी का एहसास हो गया था। आर्यमन कभी इतना असंतुलित नहीं होता था। विक्रांत ने नरमी से पूछा, बॉस, सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है? आर्यमन खामोश हो गया। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां सांची का कमरा था। कुछ नहीं, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा और फ़ोन काट दिया। राठौर एम्पायर के ऑफिस में विक्रांत ने फ़ोन रखा और एक लंबी सांस ली। उसने अपनी टाई की नॉट ढीली की और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ा, जहां मिस्टर पन्ना अपने वकीलों के साथ गुस्से में बैठे थे। मिस्टर पन्ना, मैंने अभी बॉस से बात की। दुर्भाग्यवश आज वो किसी बेहद निजी और ज़रूरी काम में व्यस्त हैं। आज मीटिंग नहीं हो पाएगी। मिस्टर पन्ना, जो एक घमंडी व्यापारी थे, खड़े हो गए। ये क्या तरीका है? मैंने अपना वक्त निकाला है। क्या आपके बॉस को इस डील की अहमियत नहीं पता? अगर आज ये साइन नहीं हुआ तो मेरा ग्रुप इसे कैंसिल कर देगा। विक्रांत की आंखों में अब वो चमक थी जो उसने आर्यमन से सीखी थी। वो भी मूड में आ गया। उसने टेबल पर झुककर पन्ना की आंखों में देखा। देखिए मिस्टर पन्ना, हमें पता है ये डील आपके लिए कितनी ज़रूरी है, और ये भी पता है कि राठौड़ ग्रुप के बिना आपका ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बॉस ने साफ कहा है, या तो इंतज़ार करें या डील भूल जाएं। फैसला आपका है। मिस्टर पन्ना सकपका गए। उन्हें पता था कि विक्रांत सही कह रहा है। आर्यमन राठौड़ को धमकी देना यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उन्होंने अपने तेवर ढीले किए। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द अगली तारीख चाहिए। विक्रांत मुस्कुराया। मैं खुद आपको कॉल करूंगा सर, आप जा सकते हैं। मिस्टर पन्ना के जाने के बाद विक्रांत ने कुर्सी पर बैठकर पानी पिया। आज तो बॉस ने लगभग सब खत्म ही कर दिया था। हवेली में आर्यमन अभी भी उसी सोफे पर बैठा था। हॉल का सन्नाटा उसे काट रहा था। उसका गुस्सा उतर चुका था और अब सिर्फ ग्लानि बची थी। उसे सांची की दर्द भरी आंखें और वो लाल कलाई याद आ रही थी। मैंने उसे हर्ट किया, फिजिकली भी और इमोशनली भी। उसने अपनी गर्दन चटकाई और खड़ा हो गया। उसे ये दूरी खत्म करनी थी। उसे सांची को मनाना था, उससे माफ़ी मांगनी थी। ये उसका ईगो नहीं था जो उसे रोक रहा था, बल्कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। आर्यमन ने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। हर कदम भारी था। वो गलियारे में आया। सांची के कमरे का दरवाज़ा बंद था।
वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, दस्तक देने के लिए। उसे नॉक करना था, सांची को बुलाना था, उसे कहना था कि मैं गुस्से में था, मेरा वो मतलब नहीं था। उसका हाथ दरवाजे से इंच भर की दूरी पर था, लेकिन फिर वो रुक गया। उसका हाथ हवा में ही थम गया। दरवाजे की उस पार से एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आ रही थी, सिसकियां। सांची अभी भी रो रही थी। वो अपनी तकिए में मुंह छिपाकर घुट घुट कर रो रही थी। उसका रोना दर्दनाक था, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। आर्यमन का दिल बैठ गया। ये रोना उसके कारण था। उसकी वजह से वो लड़की रो रही थी, जिसे उसने हमेशा हंसता हुआ देखने की कसम खाई थी। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो दरवाज़ा नहीं खटखटा पाया। उसे लगा कि अभी सांची को उसके चेहरे की नहीं, बल्कि अपने आंसुओं को बहा लेने की ज़रूरत है। वो वहीं दरवाजे के बाहर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया, सिर झुकाए, अपनी ही करनी पर शर्मिंदा, और उस बंद दरवाजे के खुलने का इंतज़ार करता हुआ। क्या सांची आर्यमन को माफ़ कर पाएगी? और क्या आर्यमन इस बार अपने जज्बातों को सही शब्दों में ढाल पाएगा?